उत्तराखंड के ऋषिकेश से बिलोंग करने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर वैभव बताते हैं कि 2016 में ना इनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था मेहर। उस टाइम वैभव क्लास 12th में थे और मेहर क्लास 10th में। फिर 2017 में वैभव क्लास 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और जो मेहर लड़की थी ये अभी 11th में आ चुकी है। अब होता यूं है कि हर रोज कॉलेज खत्म होने के बाद वैभव पहुंच जाता था मेहर के स्कूल के पास और वहां खड़े होके तब तक मेहर का वेट करता था जब तक उसकी स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती। हर रोज छुट्टी के बाद ये लोग मिला करते थे थोड़ी देर के लिए और ये सिलसिला अगले 4 महीनों तक चला। पर धीरे धीरे वैभव नोटिस करते हैं कि अब जब ये स्कूल के सामने खड़े होकर मेहर का वेट करते ना तो ये काफी टाइम तक स्कूल से बाहर निकलती ही नहीं थी और आगे चल के मेहर अब वैभव से ना मिलने का बहाना ढूंढने लगी। वैभव को एकदम समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग इस इंसिडेंट से काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। पर भाई ये जो फेस था ना वैभव की लाइफ में, ये इन्हें एक ऐसे रूह कपाने वाले मंजर से रूबरू कराने वाला था जिसे जानने के बाद रोंगटे परपेंडिकुलर होना तय है एकदम। ये स्टोरी आपको हॉरर का एक नया आयाम फील कराने वाली है। फिलहाल आप वैभव द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ट्रेडिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। अब चूंकि ट्रेडिंग में रियल मनी इन्वॉल्व होता है और ये काम करता है रिस्क और रिवॉर्ड के सिस्टम पे, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप ये वाला सेगमेंट स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिस्क समझते हैं और सच में सीखना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। कुछ टाइम पहले ही पॉकेट बॉट के बारे में पता चला जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है। एक वेल नोन ट्रेडर ने इस टेलीग्राम बॉट को बनाया है और अब तक इसे 12,000 लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बॉट अब तक 2.5 मिलियन से ज्यादा ट्रेड्स कंप्लीट कर चुका है और 15 से ज्यादा कंट्रीज में इसके यूजर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि ये बॉट ना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, ये रियल टाइम में ट्रेडिंग सेशंस की मैथमेटिक्स कैलकुलेट करता है, जैसे एंट्री, स्टेप्स, लिमिट्स और बाकी सारे सेटिंग्स। अब एक इंसान ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ तो एनालाइज कर नहीं सकता, पर ये बॉट काफी फास्ट तरीके से इन सारी चीजों को प्रोसेस कर लेता है। अब इस बॉट के जो यूजर्स हैं उनके 100 से भी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज है इसको लेके, और आप अपने पहले कुछ ट्रेड्स इस बॉट के साथ बिल्कुल फ्री में ट्राई कर सकते हैं। अभी जो कैमरे पर आप ट्रेड देख रहे हैं इसे डेमो अकाउंट से किया जा रहा है, पर बिल्कुल लाइव और रियल टाइम में। ये सीधा उसी रिस्क वार्निंग को फॉलो करता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब हम समझेंगे कि जो ये बॉट्स हैं ये स्टेप्स क्यों बढ़ाते हैं, बैलेंस ड्रॉ डाउन हैंडल करने में कैसे मदद करता है और ये लिमिट सेट करना क्यों जरूरी है। बड़े बैलेंस सिस्टम को ज्यादा रूम देते हैं और इसका मतलब ये भी है कि आप ज्यादा लॉस भी इनकर कर सकते हैं। इसमें रिस्क एकदम रियल है, इसलिए लिमिट सेट करना जरूरी होता है। अभी इसमें एक रियल मनी मोड भी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको डेमो पे दिखा रहा हूँ क्योंकि एज पर ट्रेड प्रिंसिपल यहाँ पर रियल रिस्क इन्वॉल्व है और आपको इसे यूज करने से पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो प्रैक्टिकली ये एक बटन के साथ चलता है। बॉट एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन आप इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पर जब भी शुरुआत करना हो ना तो हमेशा डेमो से ही शुरुआत करना, इस पर अपना हाथ बैठ जाए तभी रियल टाइम में मूव करना आप लोग। अब यहां कैसे काम होता है वो मैं दिखाता हूं। बॉट ने यहां पर अलीबाबा शेयर्स के एसेट सेलेक्ट कर लिए हैं और अभी ट्रेड रिजल्ट आपके सामने है। वैसे इनकी एक कम्युनिटी भी है जिसमें दुनिया भर से 20,000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। बिगिनर्स वहां क्वेश्चन पूछने के साथ साथ ट्रेडिंग समझने में उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, बॉट को लॉन्च कीजिए और खुद डेमो में ट्राई करके देखिए। ये एकदम फ्री है और डेमो यूज करते समय आपका कोई भी रियल मनी रिस्क पे नहीं होगा। अब देखो, मैंने जो कुछ भी आपको बताया ये सब बस एक इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना प्रॉपर मार्केट रिसर्च जरूर कर लेना। अब चलो कहानी में वापस आते हैं। अच्छा, वैभव यहां बताते हैं कि जो मेहर लड़की थी ना, इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि वो नहीं चाहती थी कि वैभव इसके बारे में किसी और को बताए। ये लोग लंच के टाइम या छुट्टी होने के बाद ही ऐसे छुप छुप के मिला करते थे और वैभव को लगता था कि मेहर जो है वो बहुत सुंदर है और इनका रंग सांवला है, तो मे भी मेहर नहीं चाहती हो कि भाई लोगों को पता चले कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। पर वैभव इस बात से बहुत सेटिस्फाइड थे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं चाहती तो मैं नहीं बताऊंगा, पर वो मेरे से प्यार करती है और यही मुझे बहुत सुकून देता है। वैभव का ये पहला प्यार था, तो मेहर से बहुत अलग तरीके का लगाव हो रखा था इनको। अब जैसे मैंने बताया था कि स्कूल से निकलने के बाद वैभव कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद से हर रोज मेहर के स्कूल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। ये लोग आपस में थोड़ी देर मिलते और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सिलसिला अगले 4 महीनों तक चला, पर फिर इसके बाद मेहर ना ऐसे टाल मटोल करने लगी। वैभव भी कॉलेज की वजह से थोड़ा ऑक्यूपाइड रहने लगे और अब इनकी बातचीत फेसबुक पर ज्यादा होने लगी। वैभव लिखते हैं कि मैं कोशिश करता कि मेहर
स्कूल खत्म होने के बाद जब ये घर जाती है तो शाम को ऐसे बाहर निकले और तब हम मिल सके। पर मेहर हमेशा बोलते हैं कि नहीं, मेरे घर वाले मना करते हैं, वो मुझे नहीं जाने देते बाहर, और ये सब बोल के जो वो मिलने का संयोग बनता था ना, वो कैंसिल कर देती थी मेहर अपने एंड से। अब इसी बीच मेहर एक नया फोन लेती है और इनकी कॉल पे बात होने लगी। जो थोड़ा बहुत बीच बीच में मिलने का सिस्टम था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। वैभव लिखते हैं कि मेहर के इस बिहेवियर से मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैं उससे पूछता कि क्या हो गया, तू क्यों नहीं मिलती आजकल मेरे से। तो मेहर बोलती कि मेरा ना 11th का एग्जाम आ रहा है और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो इस वजह से ना मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर 1 साल के बाद वैभव 2nd ईयर में चले जाते हैं और मेहर आ जाती है क्लास 12th में। अब इस टाइम तक मेहर ने वैभव का कॉल उठाना भी बंद कर दिया था और थोड़े ही दिन के बाद वैभव को पता चला कि भाई इसने तो इनका नंबर ही ब्लॉक कर रखा है। बिना कुछ रीजन बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसने वैभव को अपनी जिंदगी से एकदम कट ऑफ कर दिया था। वैभव इस समय एकदम परेशान हो चुका है, उसको बस जवाब चाहिए था कि भाई क्यों उसने ऐसे बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। और इसी दौरान इसे पता चलता है कि भाई मेहर ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है। उस लड़के का नाम अर्जुन है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी बाइक लेके आता है और फिर मेहर उसके बाइक पे बैठ के उसके साथ घुमा करती। अब ये बात ना वैभव को एकदम कांटे की तरह चुभने लगी थी। उसने जैसे तैसे मेहर से किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट किया और एकदम इमोशनली उसको एक तरीके से थोड़ा ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाया। ऋषिकेश में गंगा नदी बहती है और वैभव वहीं गंगा किनारे मेहर को बुलाता है। मेहर ने भी डिसाइड कर रखा था कि भाई एक बार में इसको अब मैं पूरा खत्म ही कर दूंगी। वो जाती है वैभव से मिलने तो वैभव पूछता है कि क्यों किया तूने ऐसा, कुछ बताया भी नहीं, नया बॉयफ्रेंड बना लिया तूने। तो मेहर ने बोला कि हाँ मैंने बना लिया, वो तेरे से ज्यादा सही है और स्मार्ट भी दिखता है। और ये बोल के ना मेहर वहां से चली गई, उसने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और वैभव का दिल एकदम टूट चुका था और ये चुपचाप 2 घंटे वहीं गंगा किनारे बैठे रहे। इसके अगले दिन वैभव मेहर को एक नए नंबर से कॉल करते एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने मेहर को कॉल पे बोला कि तू मेरे पास वापस आ जा, वरना जो तेरा बॉयफ्रेंड है ना उसे मैं मार दूंगा। और फिर उधर से मेहर का रिप्लाई आता है कि अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और ये बोल के उसने कॉल काटा और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और इसी के साथ असली खेला चालू होता है भाई। अभी अगला 4-5 महीना वैभव की लाइफ का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फेज था। वो इस ब्रेकअप से बाहर निकल रहे थे धीरे धीरे और इसी बीच इनको पता चलता है कि जो मेहर का नया बॉयफ्रेंड था ना अर्जुन, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और ये एक्सीडेंट वैभव के घर के पास स्थित एक टी पॉइंट पे हुआ था। अब जब ये न्यूज मिली तो वैभव ने एक दूसरे नंबर से मेहर की बहन को कॉल किया। उसकी बहन बोलती है कि दीदी बहुत परेशान है और एकदम ऐसे डिप्रेशन में जा रही है। वैभव उसकी बहन को बोलता है कि आप एक बार फोन दो, मैं बात करूंगा। और इसने मेहर को ऐसे कंसोल करने की कोशिश की तो मेहर उधर से एकदम गुस्से में बोलती है कि तेरी वजह से ही मेरा प्यार चला गया इस दुनिया से, तूने ही मारा है उसे, अब तू भी ना वैसे ही मरेगा। और ये बोल के मेहर ने फोन काट दिया। वैभव बताते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक मेरी मेहर से बात नहीं हुई है। अब इस पूरे डिप्रेसिंग माहौल से बाहर निकलने के लिए वैभव ने सोचा कि भाई मैं ना जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इनका रूटीन ऐसा हो गया कि ये सुबह कॉलेज जाते और फिर शाम को जिम में इनके बहुत सारे दोस्त बन गए। और अक्सर ऐसा होता कि जिम खत्म होने के बाद ये लोग ऐसे बाहर घूमते, थोड़ा बहुत कुछ अपना खाते पीते और रात को 10 से 11 बजे ये सब वापस अपने अपने घर जाते थे। अच्छा, इस टाइम पर ना वैभव के पास कोई बाइक या स्कूटी नहीं थी। तो क्या होता कि जो इनका एक जिम वाला दोस्त था वो वैभव को इनके घर से थोड़ी दूर पे जो वो टी पॉइंट मैंने बताया था उधर ड्रॉप कर देता। वहां से उस दोस्त का घर दूसरे डायरेक्शन में था और वैभव का दूसरी डायरेक्शन में। तो वैभव वहां से चल के अपने घर तक आते थे, इस बात से अनजान कि उस रास्ते पर इनके साथ क्या होने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस टाइम पर ना वैभव के लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ गया था। ये पहले ऐसे नॉनवेज वगैरह खाते नहीं थे, पर अब जिम जाने की वजह से अपना प्रोटीन इंटेक ये सब पूरा करने के चक्कर में इन्होंने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया। वैभव बताते हैं कि धीरे धीरे इनको ऐसा फील होने लगा कि जब वो रात को टी पॉइंट से वापस अपने घर आ रहे हैं तो ना कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। और ये लगभग हर दिन की कहानी हो गई थी, पर वैभव ने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ये चुपचाप उस टी पॉइंट से चल के अपने घर आते और चेंज वेंज करके सो जाते। अब इसी बीच एक रात जिम के बाद घूमते घूमते इनको कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। वैभव का दोस्त उनको टी पॉइंट पे ड्रॉप करता है और वैभव चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। टी पॉइंट से कुछ ही दूर आगे चले थे कि अचानक से इनको पीछे से किसी ने धक्का दिया और वैभव रोड पे गिर जाते हैं। ये ऐसे गिरे पोजीशन में ही पीछे मुड़ के देखते हैं, पर भाई पीछे कोई भी नहीं था।
वैभव को लगता है कि मे बी मेरा पैर किसी ऐसे पत्थर वत्थर में टकराया होगा जिसकी वजह से मैं गिर गया, और उस घटना को भी बस एक संयोग मान के ये वापस अपने घर आते, चेंज करते और सो जाते हैं। वैभव लिखते हैं कि ये चीजें मुझे पहले फील हो रही थी, पर जब से मैंने नॉनवेज फ्रीक्वेंटली खाना स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा था कि किसी के पीछा करने की वो सब ना बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी थी। अब एक दफा इसी रूटीन को फॉलो करते हुए वैभव उस टी पॉइंट से रात को घर लौट रहे थे, और कुछ ही देर उस रास्ते पर चलने के बाद इनको पीछे से आवाज आती है कि मैं तेरी वजह से मरा हूं, रुक जा। अब ये लाइन सुन के वैभव के शरीर में एकदम सिहरन दौड़ गई। ये कुछ सेकंड के लिए अपने कदम रोकते हैं, पर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर से आवाज आती है कि पीछे देख, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास आ जा। पर वैभव को इतना तो फील होने लगा था कि भाई ये ना कोई इंसान नहीं है। ये चुपचाप अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए घर पहुंचते हैं। अब इस रात की घटना ने वैभव के दिल में डर बैठा दिया था। इन्होंने अगले दिन से ही अपना रूटीन चेंज किया और अगले 2 महीने तक ये घर जल्दी वापस आने लगे। मतलब जितने टाइम उस रोड पे हलचल रहती थी उस टाइम ये घर पे आ जाते। अच्छा, अब ये 2 महीने खत्म होते होते इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। वैभव बताते कि मोटरसाइकिल से ऐसे कम्यूट करने में ज्यादा पता नहीं चलता था, और धीरे धीरे जो उस रात की घटना थी वो वैभव के मेमोरी से गायब हो गई। इन्होंने दोबारा से पहले वाला रूटीन पकड़ लिया और अब ये मोटरसाइकिल से देर रात घर वापस आने लगे। अब फिर एक रात 12:15 बजे दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के बाद ये वापस अपने घर लौट रहे थे, और इस बार जब वो घर आ रहे थे ना, तो टी पॉइंट से घर वाले रास्ते के बीच में इनको रोड के साइड पे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वैभव को ऐसा लग रहा था कि ये शायद इधर ही आसपास के रहने वाले। तो ये जाके अपनी मोटरसाइकिल उस बूढ़े आदमी के पास रोक देता है और बोलता है कि क्या हुआ दादा, आपको कहीं आगे जाना है क्या? चलना है तो बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। तब वो आदमी बोलता है कि चला जा यहाँ से, इस रास्ते से मत आया कर, बचेगा नहीं तू। और उस आदमी ने बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए लगातार 2 बार ये लाइन बोली। वैभव ये सुन के थोड़ा सा डरा और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, ये ना मोटरसाइकिल रोकता है और दोबारा पीछे मुड़ के देखता है उस आदमी की तरफ। पर भाई ये पाता है कि उधर तो कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं है। मतलब उस टाइम उस आदमी की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भाई वो भाग के जा सके इधर उधर। कुछ ही सेकंड में वो कहां गायब हो गया। अब ये सब सोचते सोचते वैभव फाइनली अपने घर पहुंचता है। इसे अंदर से बहुत डर लगने लगा था। ये चाहता तो था कि अपने घर वालों को ये बात बताए, पर इसने नहीं बताई। उसे ये डर था कि अगर मैंने घर वालों को ये बात बोली तो वो इसका जिम जाना बंद कर देंगे। अब इसके बाद से वैभव दोबारा घर जल्दी आने लगते हैं। इनके दोस्तों ने पूछा क्या हो गया भाई, तुझे घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? तब वैभव ने उस रात वाली बात अपने दोस्तों को बताई, और भाई इनके दोस्त वो बात सुन के ना वैभव को मजाक उड़ाने लगे कि साले क्या बकवास कर रहा है, आज के टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं होता, तेरा दिमाग खराब हो गया। और एकदम ऐसा होता है ना कि अक्सर होता है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में होता है कि भाई लोग इग्नोर मार देते हैं इन सारी चीज़ों को, और जो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करता है तो उसका मजाक बनाने लगते हैं। वैभव के साथ भी वैसे ही हुआ। तो फिर इसे लगा कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें दोबारा से ऐसे डिस्कस की दोस्तों के साथ तो मेरा उल्टा मजाक ही बनेगा। तो इसने अपने दोस्तों से भी शेयर करना सब कुछ बंद कर दिया। अब एक रात जो इनके जिम में दोस्त थे उनमें से एक का बर्थडे था। उन सबका प्लान हुआ कि भाई साथ में 12 बजे के बाद केक काटेंगे, पर वैभव यहाँ जिद करने लगा, नहीं भाई मुझे ना घर जाना है। पर जो इनके सारे दोस्त थे इन्होंने वैभव को जबरदस्ती रोक लिया। उस रात ना चाहते हुए भी वैभव ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होता है, और ये बताते हैं कि सबने थोड़ी थोड़ी बियर पी, और ये सब करते कराते रात के 1:30 बज जाते हैं। अब उस टाइम सब लोग कुछ दूर तक एक साथ आते हैं और फिर सब अपने अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। वैभव को दोबारा से वो टी पॉइंट क्रॉस करके अपने घर पे जाना था। अब उस टी पॉइंट पे पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही वैभव मोटरसाइकिल रोक लेता है। इसकी सांसें एकदम तेज हो चुकी थी और इसके दिमाग में बस ये बात चल रही थी कि भाई मैं ना एकदम तेजी से बाइक भगा के वो वाला पैच क्रॉस कर दूंगा। और यही सोच के वैभव मोटरसाइकिल एकदम तेज रफ्तार में उस एरिया से निकालने लगते हैं। और भाई टी पॉइंट क्रॉस करके जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचे, इनके सामने एक लड़का आ जाता है। ये बताते हैं कि बाइक मेरी बहुत स्पीड में थी, ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला, और जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल उस लड़के के पास पहुंची ना, वो मुझे सामने से धक्का देता है, मतलब चलती मोटरसाइकिल पे। वैभव एक कोने में जाके गिरे और उनकी मोटरसाइकिल दूसरे कोने में। ये बताते हैं कि मुझे काफी चोट आई थी, एकदम खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और फिर वहीं रोड पर पड़े पड़े इसने चारों तरफ गर्दन घुमाई कि वो लड़का कहाँ गया, पर उधर कोई भी लड़का नहीं था।
अब ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी आवाज सुन के जो आसपास के घर वाले थे वो बाहर निकल गए। उनमें से कुछ लोग वैभव को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और फिर इन्होंने इसके घर पे कॉल किया। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट किया और फिर उसके बाद ये वापस घर आ जाते हैं। वैभव बताते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत हाथ पे ऐसे छिल गया था, पर ना अंदरूनी चोट ज्यादा थी, मतलब अंदर से हड्डी और मसल्स जो है बहुत दर्द कर रहे थे। अब यहाँ अगले 3-4 दिन तक वैभव जिम नहीं गए और इनको समझ में आ गया था कि भाई अब टाइम आ गया कि मैं अपने घर वालों को ये सारी बात बताऊं। वैभव अपनी मम्मी से ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तब उनकी मम्मी ने बोला कि तूने पूजा पाठ करना ये सब बंद कर दिया है ना, शायद उसकी वजह से हो रहा है। और ये बात बोलकर इनकी मम्मी ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। इस टाइम वैभव की बाइक डैमेज हो चुकी थी, तो ये सोचते हैं कि भाई अभी ना मैं बाइक बनवाऊंगा नहीं, ये अपना रूटीन थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये सुबह में जिम जाने लगे और जिम के बाद फिर कॉलेज अटेंड करके वापस घर, और फिर से अपना पुराना जो पूजा पाठ करने का रूटीन था वो स्टार्ट कर दिया। अब इस घटना के 1 महीने के बाद ऋषिकेश में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला था। इसमें वैभव का एक जिम वाला दोस्त भी पार्टिसिपेट कर रहा था और जो ये कंपटीशन था ये संडे के दिन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो रात के 1 बजे तक चला। अब यहाँ वैभव और उनके सारे दोस्त गए थे कंपटीशन देखने के लिए और इस दिन वैभव अपने ताऊ जी की स्कूटी लेके वो कंपटीशन देखने पहुंचा था। अब उस रात करीब 1:30 बजे के आसपास ये लोग कंपटीशन देख के वापस अपने अपने घर जा रहे थे। वैभव को दोबारा से वो टी पॉइंट क्रॉस करके अपने घर आना था। सारे दोस्त इसके अपने अपने घर की तरफ चले गए और वैभव स्कूटी पे बैठ के अकेले अपने घर की ओर आ रहा था। अब ये बताते हैं कि उस टी पॉइंट से घर आने के बीच में अचानक से ना मेरी स्कूटी एकदम भारी हो गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। वैभव की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, पर ना इनको जो भी पीछे बैठा हुआ था उसका पैर का टच फील हो रहा था। एक बार खुद को रख के देखो इस सिचुएशन में। खैर यहाँ वैभव थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप अपने घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही अचानक से इनकी स्कूटी एकदम हल्की हो गई। वो जो कोई भी पीछे बैठा था वो उतर चुका था। वैभव बताते हैं कि मम्मी ने आके गेट खोला था और स्कूटी घर के अंदर पार्क करने के बाद मैं मम्मी को वो घटना बताने लगता हूँ जो अभी मेरे साथ हुआ। अब जब वैभव अपनी मम्मी से घटना डिस्कस कर रहे थे ना, तभी इनको घर के बाहर एक बहुत तगड़े एक्सीडेंट होने की आवाज सुनाई देती है। मतलब वो आवाज इतनी तेज थी कि इनकी मम्मी, वैभव और आसपास के जो पड़ोसी थे वो सब लोग घर के बाहर निकल गए। अब जब ये बाहर गए तो देखते हैं कि भाई एक बाइक का एक्सीडेंट हो रखा है। उस बाइक पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़के को तो थोड़ी बहुत चोट आई थी, पर जो लड़की थी उसके सर से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। और इसी बीच वैभव की नजर एक और लड़के पे पड़ती है। भाई ये पाता है कि वो जो लड़का है ना, उसका पूरा चेहरा फटा हुआ था, चेहरे से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। अब सारे लोग यहाँ उस लड़के और लड़की को उठाने में बिजी हो गए, किसी का ध्यान उस तीसरे लड़के की तरफ नहीं गया। अभी यहाँ वैभव के पापा एम्बुलेंस बुलाते और इन दोनों को एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल भेजा गया। अब जब एम्बुलेंस में इन दोनों को बैठाया जा रहा था तो वैभव सबसे बोल रहा है कि एक तीसरा लड़का भी था इधर, उसका भी पूरा एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी देखिए आप लोग। पर भाई किसी ने वैभव की बात पे ध्यान नहीं दिया। ये अपने पापा से बोलता है कि पापा एक तीसरा लड़का भी था, तो उसके पापा बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, यही दोनों तो थे, कौन तीसरा लड़का था। अब अपने पापा से ये रिस्पॉन्स सुन के वैभव एकदम शांत हो जाता है। उसने फिर कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। अब उस पूरी रात वैभव बस ये सोच रहा था कि यार कौन था वो लड़का और मुझे ही सिर्फ क्यों दिख रहा था, किसी और को दिखाई क्यों नहीं दिया। अब ये बताते हैं कि अगले कुछ दिन तक ये घर पर ही रहे, कोई दोस्तों से मिलना जुलना ये सब कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, ये जो घटना थी ये 23 फरवरी 2020 की थी। इसके कुछ दिन के बाद ही आता है मार्च 2020 और अब लग चुका था लॉकडाउन। अब इस कोविड के लॉकडाउन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी और यहाँ वैभव और उनके दोस्तों का मिलना जुलना एकदम से बंद ही हो गया। अब देखो, जो इंसान इतना घूमता फिरता था, दोस्तों के साथ इतना हैंग आउट करता था, भाई लॉकडाउन में घर में बंद पड़े पड़े ये एकदम परेशान होने लगे थे। अब 2 महीने तो जैसे तैसे बीत गए, पर फिर इनसे ना रहा नहीं गया। इन्होंने प्लान बनाया कि यार जो वैभव के घर के पास जो दोस्त रहता है उसके ना छत पे जाते और वहां हम चिकन बनाएंगे। इधर उधर तो घूम नहीं सकते, तो कम से कम किसी के घर पर इकट्ठा हो जाए। और फिर उस रात वैभव और उनके 5 दोस्तों ने घर के छत पे चिकन बनाया। चिकन के साथ इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बियर भी पिया था। और इसी बीच अचानक से जो इनका एक दोस्त था वो बोलता है कि अरे वैभव, वो तो टी पॉइंट के बारे में क्या बोलता था हमेशा, उधर कोई भूत है, आत्मा है। और सब ऐसे बोल के ना वैभव को एकदम एक तरीके से मजाक उड़ाने लगे। अब इनमें से 2 और दोस्त थे, वो बोलते हैं कि चल चल टी पॉइंट से घूम के आते हैं, देखते हैं कौन है उधर। वैभव मना करता है कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना है, पर इनके दोस्त यहाँ नहीं मानते। ये सब लोग वैभव को लेके रोड पे ऐसे वॉक करने लगे।
इनका प्लान था कि भाई टी पॉइंट तक जाएंगे और फिर वहाँ से घूम के वापस आ जाएंगे। पर वैभव जो था ना वो एकदम बहाने मानने लगा, नहीं यार मुझे नहीं जाना उधर, तुम लोग प्लीज़ समझो। और फिर लास्ट में ये बोलता है कि मुझे जैसे वॉशरूम जाना है, तुम लोग आगे चलो, मैं बस ऐसे पेशाब करके आ रहा हूँ। अब यहाँ जब वैभव जिद करने लगा तब इसके दोस्त इसे छोड़ के उस टी पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ होता ये है कि टॉयलेट करने के बाद वैभव उनके साथ नहीं जाता, ये वहीं खड़े होके वेट करने लगता है उनके घूम के वापस आने का। अब वहीं खड़े खड़े वैभव ऐसे फोन चला रहा है और अचानक से इनको फील हुआ कि कोई ना इनके आसपास घूम रहा था। मतलब वैभव को अपने अराउंड किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब इस चीज ने वैभव के अंदर थोड़ा डर बैठा दिया और ये चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अभी ये घर की तरफ थोड़ी ही दूर चले थे कि इनका एक दोस्त भाग के पीछे से आता है और बोलता है कि भाई रुक, कहाँ जा रहा अकेले। वैभव बताते हैं कि इनका ये दोस्त गढ़वाली था और इसने गढ़वाली में ही वैभव से बोला रुकने को। वैभव ने उससे बोला कि यार हम ना चलते हैं घर की तरफ। तब वो दोस्त बोलता है कि अरे रुक जाना, सबको आने दे, तब चलेंगे साथ में। अब यहाँ अपने उस दोस्त के आगे वैभव कुछ नहीं बोलता। ये दोनों रोड की साइड पे एक पेड़ के नीचे कोने में छुप के वेट करने लगे अपने दोस्तों का, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन अभी ईज नहीं हुआ था पूरी तरीके से, पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। अगर पुलिस इनको पकड़ लेती तो दिक्कत हो जाती। तो चुपचाप पेड़ के नीचे से छुप के बैठे हुए दोनों। और अचानक से वैभव अपने दोस्त से बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ के देखता है और जैसे ये मुड़ा ना तो ये पाता है कि भाई उसका दोस्त वैभव को ही घूरे जा रहा था। और देखते ही देखते उसने थोड़ा सा स्माइल किया और बोलता है कि मैं तेरी ही वजह से मरा हूं। तूने ही मेहर को धमकी दी थी ना कि तू मुझे मार देगा, अब तू भी मेरे ही तरह मरने वाला है। जैसे ही वैभव ये सब सुनता है भाई वो बहुत ज्यादा डर गया, ये ऐसे चिल्लाता एकदम जोर से, और तभी उसके दोस्त ने इसका हाथ पकड़ लिया। वैभव बताते हैं कि मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ ही थी और देखते देखते ना उसका पूरा चेहरा एकदम नीला सा पड़ जाता है। मैंने जैसे तैसे उसे अपना हाथ छुड़वाया और भाग के सीधा घर पहुंचा। 2-3 दिन तक एकदम ही शांत चुपचाप ऐसे खोया हुआ रहता घर पे। और फिर 3 दिन के बाद इसने अपने उस दोस्त को कॉल किया जो उस रात वैभव के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था। अब जब वैभव ने उसके घर पे बात की तो पता चला कि उस दोस्त की तबीयत पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा खराब है। वैभव समझ गया कि भाई अर्जुन के स्पिरिट ने उस लड़के को अपने चपेटे में ले लिया है। अब अपने दोस्त की ये हालत सुनने के बाद वैभव घर में बहुत डर डर के रहने लगा और उसका ये डरा हुआ चेहरा वैभव के ताऊ जी ने नोटिस किया। इन्होंने पूछा वैभव से कि क्या हो गया, तू ऐसे डर डर के क्यों रहता है। तब वैभव खुद को रोक नहीं पाया और ये बोलता है ताऊ जी से कि ताऊ जी मुझे ना ऐसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि मर चुके हैं। रोड पे चलते हुए मुझे अक्सर उनकी आत्माएं दिखाई देती हैं और अभी मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैभव लिखते हैं कि उनके ताऊ जी इन सब में मानते थे, तो एक दिन वो वैभव को लेके पास के मंदिर में गए। वहाँ पर जो पंडित थे उनसे पूरा झाड़ फूक करवाया और फिर वहाँ पूजा होने के बाद वैभव के अंदर से डर थोड़ा कम हुआ और इसको ना वो चीज़ें दिखनी बंद हो गई। इस बीच वैभव ने नॉनवेज भी छोड़ दिया था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता है और आज के टाइम पे वैभव बताते हैं कि मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ। चंडीगढ़ आके दोबारा से इन्होंने नॉनवेज खाने सब स्टार्ट कर दिया है, पर जब भी ये ऋषिकेश जाते हैं तो ना ये एकदम नॉनवेज छोड़ देते हैं। इनको अभी भी वो लड़का उस टी पॉइंट वाले रास्ते पर खड़ा दिखाई देता है, पर अब वैभव कभी भी देर रात को उस रास्ते पर आना जाना नहीं करते। जब भी इनको उधर से आना होता तो अपने किसी दोस्त को लेके ही क्रॉस करते। मे बी अर्जुन की वो स्पिरिट आज भी अपने बदले के इंतजार में खड़ी है वहां पे। मैं बस भगवान से ये प्रे करता हूँ कि भाई वैभव को दोबारा से ये सब चीज फेस ना करना पड़े। यार ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी डिटेल स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।